तो राजनीति में 30 साल अगर हम देखें कि कबड्डी के मैदान से आज पार्षद की कुर्सी पे हो, तो क्या कुछ स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ा था? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं पढ़ाई छोड़कर जब मैं फरीदाबाद आया, मथुरा से जब फरीदाबाद आया, जी। तो स्थिति भिन्न थी। कांग्रेस की सरकार थी। जी। जब मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने वाले कुछ ही लोग थे। तो जब मुझे ये जिम्मेवारी दी गई, मेरे को वाइस प्रेसिडेंट मंडल बनाया गया भाजपा का, तो मैं युवा था। कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी। आपको उनके चहेते भी बताया जाता है और इसी के साथ कृष्णपाल गुर्जर जी की अगर बात करें हम, तो उनका भी कहा जाता है कि पहला जो चुनाव था उनका, उसमें आपका सहयोग बहुत बड़ा था उनकी जीत में। माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी हमारे फरीदाबाद के आज सांसद हैं और मंत्री भी हैं, और वो एक इतने हंसमुख व्यक्ति हैं कि सामने वाला भी जो व्यक्ति है ना, वो भी प्रभावित होता है उनसे। प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा मानते थे मेरे को। तो जो हो सकता था मंडल अध्यक्ष की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी होती है, वो हमने पूरी तरह से निभाई। राम मंदिर को इतने लंबे समय से हम बना ही नहीं पा रहे थे। उस राम मंदिर को बनाने के लिए बहुत लोगों ने अपनी जान का बलिदान दिया। मेरे वार्ड ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं पार्षद बनाया उन्होंने। तो मैं तो अपने वार्ड वासियों को धन्यवाद करता हूँ, और मैं पार्षद नहीं, पार्षद वो थे। लेकिन पूरी एनआईटी 86 विधानसभा में सबसे बड़ा पार्क लेजर वैली पार्क, तो उसके विकास के काम के लिए भी लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, और लगभग पूरा हो चुका है। हमें सड़कों पर करना, धरने देना, प्रदर्शन करना, उनमें शामिल होना, दिनों रात भूखे प्यासे रहना, आंदोलनों में शामिल होना, पुलिस की लाठी खाना, ये बहुत बड़ा संघर्ष हमने किया। Hey everyone, this is Ashu Dhariwal and welcome back to our podcast new episode. आज हमारे साथ जो गेस्ट चेयर पर है, इनका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा डाइवर्स है। अगर हम बात करें स्टार्टिंग की, तो खेल के मैदान से यानी कि कबड्डी के मैदान से सोशल सर्विस तक, फिर 1992 के जन्मभूमि जो मूवमेंट हुआ था, वहां से कार सेवक से राजनीति तक, और अब फरीदाबाद के वार्ड नंबर 10 से नगर निगम पार्षद भगवान से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं इनके सफर की, जो इन्होंने कबड्डी से राजनीति का तय किया, अब पार्षद के चेयर पर है। आज बहुत सारी बातें होने वाली है, इसमें कुछ कंट्रोवर्सीज पर भी बात होगी, और साथ ही जमीनी हकीकत यानी कि जमीनी काम कितना हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अपने ऑडियंस के सामने हम बताना चाहेंगे कि आप वार्ड नंबर 10 से पार्षद हैं। इनका नाम है भगवान सिंह जी, धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ आशु धारीवाल जी जी। कि मेरे हमेशा से प्रेम रहा है कि मैं समाज की सेवा करूं, जी। और लगातार मैं समाज की सेवा में लगा हुआ हूँ। 2001 से जब मैं पार्टी में आया, और मेरा परिवार भी लगातार एक सनातनी रहा है। जी। मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा भगवान की पूजा करना, और वैसे भी हम ब्रजवासी हैं, हम मथुरा से बिलोंग करते हैं। अच्छा। हाँ, वृंदावन के पास ही हमारा गांव है। तो लगातार मम्मी से और पापा से हमें ये प्रेरणा मिलती रही, क्योंकि मेरी मम्मी और पापा हमेशा समाज की हमेशा सेवा में तत्पर रहते थे। तो उनसे प्रेरणा लेके मैंने भी ये सोचा कि मैं भी समाज की सेवा करूं। जी। और मैं जब स्कूल में मैंने प्रवेश किया, और जब मैं बड़ा हुआ, तो मैं लगातार मैं देखता था कि हमारे गांव के आसपास तो कोई शाखा नहीं लगती थी। जैसे हमें इतिहास में बताया जाता कि एक संघ परिवार है, लेकिन हमारे दूर वृंदावन में हमारे वहाँ पर शाखा लगती थी। तो जब हमारा इतवार के दिन हमें छुट्टी मिलती थी, तो मैं साइकिल से इतवार के दिन शाखा लगाने के लिए वृंदावन पहुँचता था। ओके। तो लगातार उसी जनसेवा के माध्यम से उनसे प्रेरणा लेते हुए जब मैं फरीदाबाद में आया, तो फरीदाबाद में भी यहाँ पर मैं जहाँ मेरे नज़दीक जो शाखा लगती थी, और जहाँ पर हमारे शाखा के जो प्रबंधक थे, उनसे मैंने संपर्क किया, और उनके माध्यम से मैं जनसेवा में लगातार रहा। देश की सेवा, समाज की सेवा, लोगों से प्रेम, लोगों से मिलना जुलना, और मन में ये ठान लिया था
कि मैं अपने जो मेरा कार्य क्षेत्र है उससे हट कर के भी मैं जो भी समय मेरे को मिलेगा वो समय मैं अपने देश की सेवा के लिए और समाज की सेवा के लिए लगाऊंगा। जी। यही। कबड्डी का शौक था आपको, तो फिर राजनीति में यू टर्न कैसे ले लिया? देखो, बचपन होता है और बचपन में कोई न कोई तो खेल जिंदगी में होता ही है। कोई कबड्डी का खेल खेलता है तो कोई क्रिकेट का खेलता है। तो इसी तरीके से मैं भी गांव में ज़्यादातर कबड्डी के खेल हुआ करते थे, तो हमें भी कबड्डी से ही प्रेम था। तो कबड्डी खेलते खेलते हम पढ़ाई की और पढ़ाई के बाद जब यहाँ आए तो भी हमें कबड्डी से ही प्रेम था। जी। हाँ, और लगातार अब भी हमें कबड्डी का खेल होता है तो कहीं भी कबड्डी का खेल होता है तो मैं देखने अवश्य जाता हूँ। तो फिर ये राजनीति में कैसे आ गई? चलिए, ये तो आपके बचपन का खेल था, तो राजनीति जवानी का मान ले। कबड्डी के खेल खेलते खेलते मैंने बताया आपको कि समाज की सेवा, क्योंकि संघ एक ऐसा परिवार है जो हमारे इतिहास के बारे में बताता है और उनसे मुझे प्रेरणा मिली। और मैं समाज की सेवा करते करते मुझे जो हमारे शाखा प्रबंधक थे तो मैंने उनसे कहा कि हमारे यहाँ पर जो राजनीतिक मेरे क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो जिसकी विचारधारा हमारे देश की सेवा से और समाज की सेवा से जुड़ती है। जो भी हमारे पूर्व में जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया जी। उनसे प्रेरणा लेके कि जब ये लोग इतना बड़ा काम कर सकते हैं, जब हमारा देश गुलाम था उस कठिन समय में इन लोगों ने अपना बलिदान किया और देश के लिए सेवा की है, तो हमने भी ये प्रेरणा ली कि हम भी किसी न किसी रूप में देश की सेवा करें। तो भारतीय जनता पार्टी एक माध्यम ऐसा था कि जिनके माध्यम से हम जनसेवा कर सकते थे। तो मैंने पार्टी को ज्वाइन किया 1996 से। तो मैं लगातार पार्टी के संपर्क में था, काम कर रहा था, बूथों पे काम कर रहा था, लेकिन 2001 में मंडल उपाध्यक्ष के रूप में मैंने पार्टी को ज्वाइन किया। जी। सबसे पहले तो मैं कंफर्टेबल होना चाहती हूँ, आप पार्षद हैं, तो आप बताइए कि आपको क्या कहा जाए, पार्षद जी या भगवान सिंह, नेताजी? वैसे आम जनता से आप क्या सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं? जनता आपको क्या कह के बुलाती है? जैसे आपने बोला कि मुझे जनता पार्षद के रूप में कहे तो मुझे अच्छा लगे या नेताजी के दीजिए। देखो, न तो मैं नेता हूँ, ओके, मैं एक जनसेवक हूँ जी, और ये मेरा परिवार है। ठीक है। मेरा ये वर्तमान में जिलाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा फरीदाबाद से हूँ, उससे पूर्व में भी जिलाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा का रहा हूँ और लगातार मैं पूरे जिले का प्रतिनिधित्व एक ओबीसी समाज के नाते मैंने किया है कि ओबीसी समाज का मैं हूँ और ओबीसी समाज का मैं जिलाध्यक्ष हूँ जी। और मेरा एक ही मकसद था कि हमारे माननीय नायब सिंह सैनी जी जो आज हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, जी जी, तो मुख्यमंत्री साहब उससे पहले नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ओबीसी मोर्चा रहे, तो उनके सानिध्य में हमने काम किया और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। वो एक हंसमुख और देश प्रेमी और समाज प्रेमी है। उनसे लगातार उनके साथ हम काम करते करते हमने भी ये सोचा कि हमारे फरीदाबाद ज़िले के अंदर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर उन लोगों तक आज तक कोई भी राजनीतिक लोग पहुँचे ही नहीं, और अगर कोई पहुंचा तो उनको सिर्फ एक वोट के लिए उनका इस्तेमाल किया गया। लेकिन हमारी एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि समाज की अंतिम पंक्ति में बैठी हुए व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, ये हमने माननीय हमारे नायब सिंह सैनी जी और हमारे फरीदाबाद के मुखिया माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी से हमने सीखा है कि माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी हमारे ओबीसी समाज से आते हैं और वो हमारे एक पिता के समान हैं, हमारे बड़े भाई मानो या पिता तुल्य मानो। चलिए, आप ही के बाद से एक सवाल सामने आ रहा है कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, आपको उनके चहेते भी बताया जाता है, कहा जाता है कि आप उनके काफ़ी करीबी भी हैं। और इसी के साथ कृष्णपाल गुर्जर जी की अगर बात करें हम, तो उनका भी कहा जाता है कि पहला जो चुनाव था उनका, उसमें आपका सहयोग बहुत बड़ा था उनकी जीत में। देखो, लंबे समय से मैंने आपको बताया कि मैं संगठन का काम करता हूँ और जब संगठन का काम करते हैं तो व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ता है, संगठन ही इसका नाम है। जी।
और माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी हमारे फरीदाबाद के आज सांसद हैं और मंत्री भी हैं, और वो एक इतने हंसमुख व्यक्ति हैं कि सामने वाला भी जो व्यक्ति है ना, तो वो भी प्रभावित होता है उनसे। और उनकी एक खास पहचान है कि वो एक बार वो व्यक्ति को देख लेते हैं तो वो उनको नाम से जानते हैं। अच्छा। और नाम से जानकर उसको नाम से ही बुलाते हैं। जी। और 2014 में जब उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था तो उस टाइम में मंडल अध्यक्ष हुआ करता था। जी। और सारी जिम्मेवारी एक मंडल, हमारे यहाँ एक मूल इकाई हुआ करती है कि मंडल से सब कुछ शुरू होता है। तो मेरे से बहुत वो प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा मानते थे मेरे को। तो जो हो सकता था मंडल अध्यक्ष की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी होती है वो हमने पूरी तरह से निभाई। और हमने ये कसम खाई थी कि हम माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी को यहाँ से सांसद बना के भेजेंगे फरीदाबाद से। तो सभी कार्यकर्ताओं ने काम किया उसमें। और उस टाइम जिलाध्यक्ष अजय गौड़ जी हुआ करते थे, तो उनके सानिध्य में हमने सभी ने मिलकर के उनको सांसद बना के भेजा। तो केंद्र में मंत्री बने और आज फरीदाबाद का जो नाम देश और प्रदेश में है वो माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी के नाम से फरीदाबाद की पहचान बनी। जी। सीएम सैनी की बात करें तो आप उन्हें इस पद से पहले से जानते हैं, तो तब के सीएम सैनी और अब वाले सीएम सैनी में क्या बदलाव आए? नायब सिंह सैनी जी का व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। वो बहुत ही खुश दिल है क्योंकि उन्होंने नेशनल एक राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट से लेकर के उन्होंने एक बूथ स्तर से काम किया है। उनको सब कुछ पहचान है व्यक्ति की, उनको हर व्यक्ति की पहचान है और क्षेत्र में काम कैसे करना है, सारे लोगों को साथ कैसे लेके चलना है। तो जब वो एक संगठन के नाते काम कर रहे थे जी, वो एक वाइस प्रेसिडेंट, नेशनल और वाइस प्रेसिडेंट थे। उसके बाद वो प्रदेश के प्रेसिडेंट बने भाजपा। उसके बाद आज वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। उनमें कोई भी बदलाव नहीं है, वो जैसे पहले थे वैसे ही आज हैं। आज भी पूरे हरियाणा के अंदर घूमते रहते पूरे। मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे मुख्यमंत्री हमें पहली बार मिले हैं। जिस तरीके से हमारे नरेंद्र मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं जी, जिस तरह से हमारे योगी जी 18 घंटे काम करते हैं, और हमारे नायब सिंह सैनी जी तो मैं कहता हूँ कि 19 घंटे काम करते हैं, लगातार काम करते हैं और जनता के बीच में रहते हैं। मैं कई बार उनसे मिलता हूँ जाके, तो 11-12 बजे कई बार मिला हूँ, तो मैं देखता हूँ कि किसी न किसी क्षेत्र से वो दौरा करके आ रहे होते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और मुझे तो उनसे बहुत लगाव है, उनको भी मेरे से बहुत लगाव है कि मैं ओबीसी समाज से आता हूँ और वो भी ओबीसी समाज से आते। पहली बार हमारी पार्टी ने कि ओबीसी समाज से एक मुख्यमंत्री दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी का भी धन्यवाद करता हूँ और हमारे माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ जिले का ओबीसी मोर्चा से जिलाध्यक्ष बनाया। जी। हाँ, तो मेरे 2 जिलाध्यक्ष, उससे पहले 3 जिलाध्यक्ष हमारे रह चुके, गोपाल शर्मा जी और अजय गौड़ जी, उसके बाद राजकुमार बोरा जी, इनके नेतृत्व में मैंने काम किया है। और पार्टी को जो भी हो सकती थी मैं पार्टी की सेवा में लगातार लगा रहा। और पार्टी ने मुझे जब ये देखा कि एक अच्छा, और इतने लंबे समय से मैं इतना पुराना कार्य करता हूँ, लंबे समय जो जिम्मेवारी मुझे दी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, अपनी जिम्मेवारी के साथ मैंने अपना काम किया। और आज उसी के चलते आज मुझे पार्टी ने, उससे पहले 2017 में मैंने अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहा था जब वार्ड नंबर 8 हुआ करता था, लेकिन उसके बाद मेरी बेटी को टिकट नहीं मिला किसी कारणवश। लेकिन हमें ऐसा नहीं कि हमें टिकट नहीं मिला तो हम काम नहीं करेंगे। कोई कभी परिवार बड़ा होना चाहिए, परिवार बड़ा। अब पार्टी ने हमें सोचा तो अब 2025 में मुझे वार्ड नंबर 10 से टिकट दिया और लगातार मैं अपने परिवार के बीच में रह के वार्ड वासियों के वार्ड में रहकर काम कर रहा हूँ और सभी का प्यार मिल रहा है। और हमने जो चुनाव में वायदे किए थे, हमारे विधायक सतीश फागना जी वहाँ से विधायक हैं एनआईटी 86 विधानसभा से, तो उनके सानिध्य में लगातार हम काम कर रहे हैं और विकास काम रफ्तार से चला हुआ है। हमारा एक 100 मीटर का मुद्दा लंबा समय से चला हुआ रहा था यहाँ। लगभग उस 100 मीटर के मुद्दे को लेकर बहुत लोगों ने वहाँ राजनीति की
लेकिन हमने जो वायदे किए थे, हमारे माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी ने भी, जब हम 2014 से पहले हमारी सरकार नहीं थी, जी उससे पहले भी लगातार हमसे लोग संपर्क में थे। और माननीय कृष्णपाल गुर्जर ने उनको आश्वासन भी दिया। वो लगातार केंद्र सरकार से उन्होंने गुजारिश भी की कि 100 मीटर में जो क्षेत्र आता है जी तो उसको वहाँ से जो प्रतिबंध क्षेत्र है तो उस प्रतिबंध को हटाया जाए। तो लगातार प्रयास किया। 2014 माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी यहाँ के सांसद और मंत्री बने। उसके बाद हमारे पहली बार वहाँ से NIT 86 विधानसभा से विधायक सतीश फागना जी चुने गए और वहाँ से 9 की 9 पार्षद हमारे भारतीय जनता पार्टी से चुने गए। तो हमने प्रण किया था, संकल्प लिया था, जिस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक विकसित यात्रा हमारी भारत देश की चली हुई है कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। जी जी तो उसी तरीके से हमने भी, सभी ने ये ठाना कि हम भी अपने जो लोग हमारे 100 मीटर के दायरे में आते हैं उनके ऊपर जो ये भारी संकट है उसको दूर करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। तो आज देखो वहाँ पर विकास कार्यों की झड़ी लगी हुई है और हम विकास कार्य में लगे हुए हैं। चारों क्षेत्र में जो भी प्रतिबंधित क्षेत्र है 100 मीटर का एरिया एयरफोर्स का, वहाँ सारे काम लगातार चल रहे हैं। ठीक है। राजनीति में किसे गुरु मानते हो अपना? राजनीति में वैसे तो हमारे जो हम संघ परिवार से आते हैं जी जी तो हमारे गुरु एक ही होते हैं कि हमारा भगवा ध्वजी हमारे गुरु है। ठीक है। लेकिन राजनीति क्षेत्र में गुरु माने तो हमारे माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी हमारे गुरु हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, क्योंकि उनकी उंगली पकड़ के ही हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और लगातार हमारी कोई भी मांग होती है, कोई भी हमारे कोई परेशानी होती है तो हम उनके पास जाते हैं, वो हमारी परेशानी को सुनते। तो जैसे एक छात्र का एक गुरु का जो संबंध होता है तो लगातार हमारा इसी तरीके से संबंध है। और मेरे बड़े भाई भी हैं और पिता तुल्य भी हैं, वो हमारी हर बात को सुनते हैं। सिर्फ कृष्णपाल गुर्जर ही क्यों? ऐसी कौन सी खासियत आपको पसंद आई थी कि आपने सोचा कि मुझे अब गुरु इनको ही बनाना है अपना? देखो, फरीदाबाद के अंदर लंबे समय से वो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पहले, उससे पहले वो विधायक रहे, जी मंत्री रहे, उसके बाद वो प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने बड़ा संघर्ष किया है पार्टी को खड़ा करने के लिए और सबको साथ लेके चलने वाली बात है कि उन्होंने सबको साथ लेके चली। जी तो इसी वजह से आज फरीदाबाद का जो संगठन है पूरे हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा संगठन है। यहाँ सभी लोग मिलके रहते हैं और पार्टी का काम करते हैं। जी इसलिए माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी, मेरे तो गुरु हैं ही, लेकिन सभी गुरु मानते हैं जी। डिप्टी मेयर के इलेक्शन हुए थे जी। बहुत चर्चा हुई थी कि कई पार्षद पहुंचे नहीं, अपना अपना वोट इलेक्ट नहीं किया। आप गए थे क्या? हाँ, हम भी गए थे। आप किस गुट की तरफ से थे? हमारा कोई गुट नहीं है। नहीं, देखिए फरीदाबाद में बातें चलती हैं कि 3 मंत्री एक तरफ, एक तरफ, गुटबाजी तो चल रही है बीजेपी में। ऐसी बातें चलती है फरीदाबाद में? ऐसा कोई गुट नहीं है। सभी भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद हैं जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की ही मेयर साहिबा है। हमारी मेयर साहिबा भी हमारे संगठन की पुरानी हमारे कार्यकर्ता हैं और उन्होंने जो चुनाव लड़ा और चुनाव में उन्होंने भारी जीत, जो पूरे देश के अंदर सबसे भारी मतों से वो विजयी होकर आई हैं जी। और सभी उनका आदर सम्मान करते हैं। और हम सभी मेयर साहिबा के साथ हैं, सभी पार्षदगण। ऐसा कुछ नहीं कि गुटबाजी हो, कोई गुटबाजी नहीं है। तो ये जो खबरें आती हैं इन पे क्या कहेंगे फिर आप? ये तो अपने परिवार का होता है जी। जब परिवार में होता है, जब कोई बात होती है तो उसका समाधान निकालने के लिए बैठते। कोई बड़ा होता है परिवार का तो वो कुछ अपनी मांगे रखता है, छोटा होता है कुछ अपनी मांगे रखता है। तो उनका जो भी समाधान निकालने का जो प्रयास होता है वो किया जाता है, वही प्रयास किया जा रहा है जी। ऐसा कुछ नहीं कि गुटबाजी हो। ठीक है। ओबीसी समाज को एक मंच पर लाना, ये सोच कैसे आई आपकी? ओबीसी समाज को एक मंच पर लाने का प्रयास लगातार हमारे जो, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं एक संघ परिवार से आता हूँ। संघ परिवार में जो सोच है संघ परिवार की और हमारी भारतीय जनता पार्टी,
भारतीय जनता पार्टी की एक ही सोच है कि किसी भी तरीके से जो आज तक पिछड़ा जो वर्ग रहा है जी उसको आज तक जो सरकारों की मूलभूत सुविधाएं जो रही है वो आज तक उनको मिल नहीं पाई है। ठीक है। तो उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनको जो सरकार की जो जरूरत है, जो सरकार से नई नई योजनाएं चलती है, उन योजनाओं का उनको लाभ मिले, हमारा देश समृद्ध और शक्तिशाली हो, वैभवशाली हो। हम जब भी वैभवशाली और शक्तिशाली बन सकते हैं जब हमारी गरीब व्यक्ति हमारी समाज की मुख्य धारा से जुड़े और जो सरकारी सारी योजना है वो उनको मिले जी और उसको शिक्षा शिक्षा उसको मिले। तो जब भी हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारा देश समृद्ध शक्तिशाली और वैभवशाली बनेगा। जी। राजनीति में कितने साल हो गए आपको? राजनीति में लगभग मेरे को 30 साल हो गए। 30 साल। जी। 30 साल की कोई एक बड़ी उपलब्धि जो आपको लगा कि ये मैंने अपने समाज के लिए बहुत अच्छा कर दिया, कोई एक बड़ी उपलब्धि? सबसे बड़ी उपलब्धि तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ये बताना चाहता हूँ मैं जी कि सबसे बड़ा जो काम हुआ कि समाज के जो विभिन्न वर्ग है हमारे में जो बटे हुए वर्ग थे जी जिनमें बड़ा मतभेद था जी वो हमेशा वो समझ ही नहीं पाते कि हम ओबीसी समाज से आते हैं। हम्म तो उनमें ही काफी मतभेद रहता था कि ये इस समाज से एक घृणा की दृष्टि से देखते थे, आपस में ही देखते थे समाज के अच्छा। लोग। उनको ये पता नहीं था कि हम ओबीसी समाज से आते हैं। तो वो बटे हुए लोग थे, उनको सबसे पहला उनको बताया गया कि आप इस समाज से आते हो और इस श्रेणी के व्यक्ति हो तो आपको सबको इकट्ठा रहना चाहिए। उन्होंने इकट्ठा होने का इकट्ठा करने का काम किया और वो ज़्यादा से ज़्यादा हमने माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी और अपने माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के सामने हमने रखा प्रस्ताव कि जो हमारा समाज बटा हुआ है और इनकी जो ज़रूरत है जैसे धर्मशाला हो गई, उनकी बहन बेटियों की कोई शादी के लिए कोई उनके लिए सामुदायिक भवन हो गए, शिक्षा के लिए कोई उनको जो अनुदान राशि मिलती है वो हो गई, तो उन्हें दिलाने का काम किया। ये बंटने और बांटने का काम कौन कर रहा था वैसे? बंटने और बांटने का काम लगातार कांग्रेस, इतने लंबे समय से कांग्रेस की सरकार हमारे देश के अंदर रही। उन्होंने कभी ये पिछड़े हुए वर्ग के लिए जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया और उनको आपस में बरादरी जाति बाद में बांट के उनको रखा कि एक नहीं हो सके। ये हमेशा लगातार कांग्रेस ये करती रही, इसलिए आज तक वो वर्ग उभर ही नहीं पाया। जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे केंद्र में जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने लगातार दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए लगातार काम किया जी। और आज आप दलितों को भी देखते हो, पिछड़ों को भी देखते हो। आज समाज की हर समाज की मुख्यधारा से जुड़े हुए हैं और जो भी केंद्र और प्रदेश की जो भी योजनाएं होती हैं वो सारी योजना का लाभ उन तक पहुंच रहा है। जी। 1992 की जो राम जन्मभूमि मूवमेंट हुआ उसमें आप कारसेवक थे। जी। क्या माहौल था उस वक्त वहाँ? उस समय बड़ा भयंकर माहौल देश के अंदर बना हुआ था। जी। राम मंदिर को इतने लंबे समय से हम बना ही नहीं पा रहे थे। उस राम मंदिर को बनाने के लिए बहुत लोगों ने अपनी जान का बलिदान दिया। उस टाइम में 1992 की जब बाबरी मस्जिद जब ढाई गई वो घटना थी, तो एक देश के अंदर एक बहुत बड़ा प्रचलन चला हुआ था कि सभी वहाँ अयोध्या पहुँचे और राम मंदिर का निर्माण हो। तो उसमें हमारा भी ये था कि हम भी एक देश के नागरिक हैं, हमारी भी दायित्व बन जाता है, हमारा भी कर्तव्य बनता है हम भी वहाँ पहुँचे। तो हम भी वहाँ पर पहुँचे जी। तो लगातार और लोगों को भी लेके गए। आज आप देख रहे हो कि आज वहाँ राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बना हुआ है। जी। तो अथक प्रयास से, लोगों का अथक प्रयास से, और फिर केंद्र प्रदेश में हमारी सरकार है और हमारा हिंदू राष्ट्र है तो वहाँ राम मंदिर होना चाहिए। लेकिन इस पर भी डिबेट होती है सोशल मीडिया पर। कुछ लोग इसे आस्था का प्रतीक मानते, लेकिन है कुछ एक लोग जो है वो कहते हैं कि ये एक डिबेट है, मतलब इस डिसीजन को सही नहीं समझते, इसे कंट्रोवर्शियल कहा जाता है। तो आप इस डिबेट को कैसे देखते हो? हमारा देश है, हमारी आस्था है जी। और आप सभी लोग लगभग रामचरितमानस सभी लोग पढ़ते हैं जी। और हमारे समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से और हमारी रामलीलाएं भी होती हैं।
उसमें सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, क्योंकि सारी चीज़ें इसलिए दिखाई जाती हैं कि हमारे बच्चों को भी अपने इतिहास के बारे में पता हो कि हमारे राम कौन थे, जी। उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। जब अयोध्या में राम का जन्म हुआ तो वहाँ राम मंदिर होना चाहिए। पहले राम मंदिर था तो राम मंदिर होना चाहिए। राम मंदिर तोड़ के वहाँ बाबरी मस्जिद बनाई गई, तो बाबरी मस्जिद बनाई गई तो बाबरी मस्जिद को हटाकर मंदिर बनना चाहिए। तो इसमें तो जो लोग डिबेट करते हैं वो गलत हैं। राम मंदिर था वहाँ पर, और राम मंदिर अब है, और राम मंदिर हमेशा रहेगा। इस पूरे मुद्दे पर आप एक क्या मैसेज देना चाहोगे समाज को, राम मंदिर पर? राम मंदिर को तो मैं पूरे समाज को, क्या पूरे देश को ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने आज हमारा एक इतिहास रचा है देश के लिए, कि जो एक वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण किया है। हमारे देश के पूरे हिंदुओं को एक गर्व है कि इतने लंबे समय से 500 वर्षों से 5000 वर्षों से जो लोग ये तपस्या कर रहे थे, इतने बड़ा बलिदान लोगों ने दिया इस मंदिर को बनाने के लिए। आज वहाँ मंदिर बना, सब लोगों की आस्था थी जी। और सभी लोग खुश हैं। तो मैं तो सभी अपने देश के सभी राम प्रेमियों से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़े लोग वहाँ आस्था के साथ राम मंदिर पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो ये बहुत लंबे समय से हम सबकी मनोकामना पूर्ण हुई है। तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी, योगी जी को भी, पूरी अपनी भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। हाँ, इससे बड़ी हमारे लिए और क्या खुशी हो सकती है। अब हम थोड़ा सा आपके काम पर बात करते हैं, क्योंकि आपके वार्ड के लोग भी देख रहे होंगे और वो भी अपने मुद्दों का वेट कर रहे होंगे कि उन पर बात कब होगी। आपके वार्ड में काम कैसा चल रहा है? मेरे वार्ड के अंदर लगभग अब मेरा 1 साल पूरा कल होने वाला है जी। मैं अपने पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अपने वार्ड के परिवारवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। भगवान उसको खुश रखे, स्वस्थ रखे, और जिस तरीके से उन्होंने मेरा साथ दिया अपना परिवार का सदस्य मानकर, क्योंकि मैं उनके बीच में रह के लंबे समय से मैं अपने वार्डवासियों के साथ में, अपने परिवारवासियों के साथ में लंबे समय से मैं उनके साथ रहा हूं। जी। मुझे एक एक परिवार का, एक एक घर के बारे में पता है। किसी न किसी संगठन के माध्यम से मैं किसी न किसी दरवाजे तक मैंने दस्तक दी है जी। और उनको पता है कि भगवान सिंह एक सामाजिक व्यक्ति भी है, आध्यात्मिक भी है और एक सनातनी भी है। तो मैं समाज के हर वर्ग के साथ रहता हूँ, मेरे लिए सब बराबर हैं, मेरे सब परिवार के लोग हैं। तो मैं संगठन के माध्यम से भी मैं लोगों के बीच में रहकर काम किया। अब मुझे मेरे वार्ड के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं पार्षद बनाया उन्होंने। तो मैं तो अपने वार्ड वासियों को धन्यवाद करता हूँ, और मैं पार्षद नहीं, पार्षद वो हैं। मैं तो एक उनका सेवक हूँ। और मैंने तो उनसे, जब मेरा चुनाव था, जब भी मैंने कहा था कि मैं आपका सेवक हूँ, मेरे घर के दरवाजे रात के 12 बजे तक खुले, 24 घंटे खुले, और मैं आपके बीच में रहता हूँ। मैं कहीं किसी सेक्टर में नहीं रहता जाके, मैं 24 घंटे आपके बीच में उपलब्ध रहता हूँ। जब भी आपकी कोई परेशानी हो तो आप मुझे बताएंगे तो अवश्य उसका समाधान भी होगा जी। और अब आप विकास के काम की बात करते हैं तो हमारे विधायक सतीश फागना जी हमारे विधायक हैं वहाँ से, और माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी और हमारे मुखिया हरियाणा प्रदेश नायब सिंह सैनी जी, उनके सौजन्य से लगातार विकास कार्य वार्ड के अंदर चले हुए, 9 वार्डों में चले हुए, मेरे वार्ड के अंदर भी लगातार काम चल रहे हैं। और हमारा एक ही संकल्प है कि हम अपने वार्ड को कितना अच्छा बनाएं। जी। जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं उनको होनी चाहिए, वो उनको हम कैसे उपलब्ध कराएं। क्यों लंबे समय से लोगों की ज़रूरत थी, वहाँ नीड थी लोगों की, कि वहाँ काम नहीं हो पाई थी। क्यों कई बार ऐसी दिक्कतें रहीं कि काउंसलर हमारा था वहाँ पर, लेकिन हमारे विधायक नहीं थे। अच्छा। तो इस वजह से समांतर सरकार न होने के कारण वहाँ काम नहीं हो पाए। लेकिन अब हमारी नीचे से ऊपर तक समांतर सरकार है, हमारे काउंसलर हमारे हैं, मेयर हमारी हैं,
विधायक हमारे हैं, सांसद हमारे हैं, मुख्यमंत्री हमारे हैं और प्रधानमंत्री हमारे हैं, तो विकास होनी चाहिए। क्योंकि अब हमारे पास कोई बहाना नहीं है कि हमारी सरकार नहीं है, कि हमारा मुख्यमंत्री नहीं है, कि हमारे सांसद नहीं है, हमारे विधायक नहीं है, कि हमारे काउंसिल नहीं। इसलिए ट्रिपल इंजन की नहीं है, 4 इंजन की सरकार है और ये 160 की स्पीड से दौड़ रही है और इसी तरीके से दौड़ती रहेगी। और जो हमने चुनावों में वायदे किए थे लोगों से, उन्हें अवश्य पूरा करेंगे। और 100 मीटर में काम चले हुए और लगातार सड़कों का निर्माण और हमें पीने की जो व्यवस्था, जल के पीने की व्यवस्था के बारे में हमने लोगों से बोला था, तो लगातार उस पर काम हो रहा है। आने वाले समय में हम जो पीने के पानी की जो समस्या थी उससे जल्दी याद दिलाने का प्रयास करेंगे और वहाँ से पानी की निकासी का भी हम उस प्रयास में लगेंगे कि यहाँ पानी का जल भराव न हो। 1 साल हो गया आपको भी पार्षद बने, आप अपने आप को कितना नंबर दोगे? अभी मैं तो नंबर दे नहीं सकता क्योंकि अभी तो फिर मेरे भी 1 साल में काफी काम किए होंगे आपने, या सोच रहे होंगे, उस हिसाब से बताओ। हाँ, सोच रहे हैं, लगातार उसको काम करने का लगातार भरसक प्रयास कर रहे हैं पूरा हो। और बहुत सारे काम पूरे भी हुए हैं, लगातार पूरे भी हुए और कुछ काम जल्दी पूरे होने वाले भी हैं। तो मैं तो अपने कामों के 100% 100 में 100% देने का प्रयास करूंगा। और जब तक हम 100 में 100% नंबर नहीं देंगे तो हमारे अंदर भी एक भावना पैदा नहीं होगी और लोगों में भी ये भावना नहीं जागेगी कि भाई हमारा पार्षद हमारे बीच में रह के वायदे करता है और झूठे वायदे करता है। इसलिए हम जो वायदे करते हैं वो सच्चे वायदे करते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। तब तो सरकार भी आपकी है। हाँ जी, तब काम होगा, काम पूरा होगा जी। अक्सर ये कहा जाता है कि चुनावों से पहले ना नेता पैर भी पकड़ लेते हैं और चुनाव होने के बाद तो बात भी नहीं करते। तो आपके मन में ऐसा क्या प्लान है जिसके बाद आपको लगेगा कि नहीं, जो मैंने वादे किए थे वो मैं पूरे भी करूंगा? किस तरह से इस जिम्मेदारी को निभाओगे? नहीं, हमने तो जो चुनावों में जो वायदे किए थे आज भी हम उसी बातों पर अटल हैं। आज ही हम कामों को कर रहे हैं। हमने अगर उनसे पानी निकासी का कहा हो तो हमने वो पानी निकासी का प्रावधान किया है जी। नालों का निर्माण किया है। अगर वो कहें कि पीने की जल की व्यवस्था हो तो हमने जल पीने की व्यवस्था का भी हमने पूरा प्रयास किया है और लगातार प्रयास किया हमने किया है जी। हाँ, 80% हमारा काम पीने के पानी पर हो चुका है और पानी निकासी पर भी हमारा लगभग 80% हो चुका है। 20% जो काम रहेंगे उनको भी हम 2 साल के अंदर पूरा कर देंगे। ठीक है। इंक्रोचमेंट को लेकर वार्ड नंबर 10 में आपका क्या प्लान है? एक्रोचमेंट मेरे वार्ड के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं है जी। लेकिन जो भी है, ठीक है। और माननीय हमारे विधायक जी से हमारे लगातार संपर्क में हैं कि जो एक्रोचमेंट हमारे यहाँ है उसको हटाया जाए और उस पर अब काम शुरू हो चुका है और वो जल्दी से हमारी जहाँ एक्रोचमेंट है उसको जल्दी हटाने का काम करेंगे। जी। तो आपके जैसे बहुत सारे जो युवा हैं जो अपना सफ़र शुरू करते हैं और उसके बाद राजनीति की तरफ जाते हैं, उनके लिए क्या स्पेशल मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं तो युवाओं से एक ही बात कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से देश के अंदर 70 साल में जो राजनीति लोगों ने की है, देश को जो बांटने का काम किया है, वो युवा इस चीज़ को समझें, देश को बांटने का काम नहीं करें। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएं तो भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति को समझें। क्यों भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी देश के लिए, धर्म के लिए और समाज के लिए काम करने वाली पार्टी है। इसलिए अपने इतिहास के बारे में सोचें, पहले इतिहास पढ़ें, इतिहास को समझें और इतिहास के अनुरूप ही अपने देश के लिए, समाज के लिए और धर्म के लिए जो काम करने वाली पार्टी है उसके साथ जुड़ें। जी। किसी भी वार्ड की अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो जो स्ट्रीट लाइट्स होते हैं और जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं, ये बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। और अभी फरीदाबाद में ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि बच्चे गायब हो रहे हैं, बच्चों को उठाने वाले आ गए हैं। तो आपके वार्ड में क्या तैयारियां हैं स्ट्रीट लाइट्स को लेकर या कैमरास को लेकर? हम लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं प्रशासन के सामने और अपने चीफ नेतृत्व के सामने जी। कि वार्ड के अंदर क्या पूरे शहर के अंदर जी। ऐसी घटनाएं न हों। जी। तो हमने स्ट्रीट लाइट के लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हर क्षेत्र के अंदर, हर गली के अंदर, हर चौराहे पर स्ट्रीट लाइटें हों, जी। जिससे कि ऐसी घटना ना हो। जी। और लगातार प्रशासन से भी, पुलिस प्रशासन से भी लगातार संपर्क में रहते हैं कि ऐसे लोग अगर क्षेत्र के अंदर आपको नजर आए तो क्षेत्र के लोग भी और पुलिस प्रशासन
को बताएं, जिससे कि उन लोगों को पकड़ा जा सके और उन पर कानूनी कार्रवाई हो सके। जी, साफ सफाई के क्या प्रबंध हैं आपके वार्ड में? साफ सफाई के बारे में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो साफ सफाई पहले थी उससे ज़्यादा व्यवस्थित रूप से सफाई पे हमें ध्यान किया जा रहा है और हम सभी लोग लगे हुए हैं। और जो हमारे पास संसाधन नहीं थे उन संसाधनों के लिए हमने मांग की है, वो संसाधन भी हमारे पास जल्दी उपलब्ध होने वाले हैं। तो उसके बाद हमारे यहाँ साफ सफाई का भी पूरा ध्यान करेंगे, जैसे कि हमारे इंदौर में और जिस तरीके से पुणे शहर के अंदर जो सफाई की व्यवस्था है उसे भी जल्दी से जल्दी भरसक प्रयास करेंगे, लोगों के संपर्क में रह के इसे जन आंदोलन बनाएंगे कि सफाई अभियान निरंतर चलता रहे, जिससे शहर हमारा पूरा साफ सुथरा रहे और बाहर से आने वाले लोगों को भी एक उदाहरण रहे कि हम फरीदाबाद के अंदर जब जाते हैं तो हमारा शहर एक सुंदर शहर है फरीदाबाद। तो इस व्यवस्था पे हमारे सारे काउंसलर और कमिश्नर साहब के साथ हमारी बैठक हो चुकी है, लगातार बैठकें हो रही हैं और हमारे माननीय विधायकों के साथ भी, माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ भी हम लगातार इस संपर्क में। आपके वार्ड नंबर 10 में डबुआ कॉलोनी आती है, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी रहती है वहाँ पानी को लेकर, सफाई को लेकर, उसके लिए क्या कर चुके हैं आप? अभी मैंने जो पहले भी बताया आपको कि मुझे कल 1 साल पूरा हो जाएगा जी। और पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मेरे ऊपर विश्वास किया, ठीक है। क्योंकि मैं संगठन का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ क्षेत्र में रह करके, मुझे क्षेत्र के बारे में सारी समस्याओं को पता है, क्यों मैं क्षेत्र में ही रहता हूँ, मेरा निवास स्थान भी क्षेत्र में, मेरा पूरे वार्ड के अंदर ही है जी। और मैं बड़े लंबे समय से बहुत बड़ा संघर्ष मैंने किया है, लंबा समय मैंने पार्टी को दिया है और मैं संघर्ष से जूझता हुआ यहाँ तक मैं पहुँचा। तो जब मुझे टिकट मिला, जब मैं प्रचार में गया, लोगों के पास अपना वोट मांगने के लिए गया जी। तो लोगों की एक ही समस्या थी कि किसी भी तरीके से क्षेत्र हमारा साफ सुथरा रहे। जी। क्यों, उससे पहले वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं थी और वहाँ एक जल निकासी की, जो जल भराव रहता था, जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या थी। पीने के पानी की जो समस्या थी, कुछ क्षेत्र में हमारे में पानी, कुछ लोगों को मीठा पानी मिलता है, कुछ क्षेत्र में हमारे वार्ड के अंदर पानी नहीं मिलता है। तो लोगों से हमने संकल्प किया था और उनको वायदा भी किया था कि आपको, मैं पार्षद बनने के बाद अगर आप लोग मुझे आशीर्वाद देंगे तो आपकी जो भी जन समस्याएं उनको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो हम लगातार उस पर काम किया, हमने मीठा पानी देने का काम किया। हमने हमारे विधायक सतीश वागना जी को मैंने ये बताया कि मेरे क्षेत्र के अंदर ये समस्या हैं, तो जहाँ पानी की समस्या, पीने की समस्या थी, वहाँ पर हमने मीठे पानी की लाइन डाल के वहाँ मीठा पानी देने का काम कुछ तो कर दिया है, कुछ कर रहे हैं, लगातार उसी पे काम कर रहे हैं। कुछ हमारे जल निकासी की थे समस्या, 60 फुट पर हमारे यहाँ पानी भरता था जी। तो हमने माननीय विधायक जी के सौजन्य से, विधायक जी और माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी, माननीय, हमारे बड़ा काम था ये, एक चैलेंज था हमारे लिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के कठिन परिश्रम से जो एक हमारे यहाँ हमारे चैलेंज था, पूरे लोग परेशान थे उसे पानी निकासी के लिए, कि हमने बड़ा नाले का निर्माण किया। अब पिछली बार इसमें हमने देखा सब लोग बड़े खुश थे कि पानी की निकासी प्रॉपर तरीके से हो गई हो, अब जल भराव नहीं होता है। पहले जो 4-4 दिन पानी भरा रहता था वो 1 घंटे में सारा पानी निकल जाता है। जी। आप कह रहे हैं कि आपको 1 साल हो गया है कि आपके इस क्षेत्र में, वार्ड में काम करते हुए, तो 1 साल में क्या क्या काम किया और अब आने वाले सालों का क्या प्लान है आपका? हमने, अभी मैंने बताया कि पानी पीने की जो समस्या थी तो हम नई लाइनें डाल के पानी, मीठा पानी देने का काम कर रहे हैं जी। जहाँ सीवर टूटे फूटे थे, जहाँ सीवर नहीं थे, वहाँ पर नया सीवर डालने का काम कर रहे हैं जी। 100 मीटर में हमने, जहाँ पर सड़क भी नहीं थी, पानी भी नहीं था, पानी तो था लेकिन पूरा मीठा पानी नहीं था, जहाँ सीवर भी नहीं था, वो सीवर, मीठा पानी और सड़क पे काम हमारा चला हुआ है, लगातार चल रहा है। और जहाँ पर हमारे पानी निकासी का था, कुछ क्षेत्र में पानी निकासी का 60 फुट का, जैसे मैं बताया, वहाँ हो गया है। और दूसरी तरफ भी हमारा जैन मंदिर से लेके, भागना चौक से जैन मंदिर से लेकर, अभी हमने एक 2 करोड़ की लागत से
अभी हमने और विधायक जी ने अभी उद्घाटन किया उसका भी काम शुरू हो जाएगा और 2-3 महीने के अंदर भी वो भी काम पूरा हो जाए, जिसके लिए वहाँ जल भराव होता था वो समस्या भी वहाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दूसरा, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी कि हमारे यहाँ जो नालियाँ थी, जो हमारे यहाँ छोटी छोटी गलियाँ हैं जी। और छोटी छोटी गलियों में नालियाँ हैं, उन नालियों से गंदगी रहती थी। तो हमने उन नालियों को सीवर में देने का काम किया है, जिस नाली बंद करने का काम किया, जिससे कि वहाँ साफ सुथरा माहौल रहे और वहाँ गंदगी न रहे। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। जहाँ लोगों ने रोड के ऊपर एक्रोचमेंट कर रखी थी, गलियों में एक्रोचमेंट कर रखी थी, लोगों ने कब्जा कर रखा था, चबूतरे बना रखे थे, वो हमने उनको तोड़ने का काम किया है। हम सब के तोड़ के एक रोड को चौड़ा करके साफ सुथरा वातावरण देने का हमारी सरकार ये प्रयास कर रही है जी। और उसके बाद हमारे एक प्याली चौक से लेके 3 नंबर पुलिया तक काफ़ी एक्रोचमेंट था, उसे हटवा दिया गया है। कल हमारा काम ही हुआ, कल हटवा दिया गया है। उसके बाद वहाँ काफ़ी गंदगी थी, तो हमारे माननीय विधायक को, हमारे कमिश्नर साहब का दौरा हुआ, तो विधायक जी को हमने बताया कि भाई इस तरीके से गंदगी है। जब हमारे 2 ये पॉइंट एंट्री गेट हैं यहाँ पर हमारे वार्ड 10 के लिए, तो ये गंदगी जब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक हमारा अंदर विकास का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए ग्रीन बेल्ट बनाने का भी वहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर। और हमारा लेजर वैली पार्क है, एक बहुत बड़ा पार्क है जो कि मेरे वार्ड में आता है। वो उसे 2 बार लगते 10 और 11, लेकिन पूरी NIT 86 विधानसभा एक सबसे बड़ा पार्क है लेजर वैली पार्क। तो उसके विकास के काम के लिए भी लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और लगभग पूरा हो चुका है। अब 2-4 महीने में वो लेजर वैली भी एक सुंदर लेजर वैली पार्क बन जाएगा, जिसमें लोग सुबह से शाम तक घूमने का, बैठने का, हमारे बहनें बेटियां बच्चे जब आते हैं तो उनको एक अच्छा वातावरण वहाँ पर मिले। और एक हमारे वहाँ कूड़े का एक पॉइंट है जहाँ पर कचरा घर बना हुआ है। तो वो कचरा घर लंबे समय से 2014 से पहले वहाँ पर जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जब ऊपर वो लेजर वैली के साथ में वो कूड़ा घर बनाया गया है, तो वो कूड़े घर से बहुत ही बदबू और गंदगी रहती है। तो लगातार हमारे विधायक जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उस कचरे का निस्तारण किया जाए, वहाँ से हटाया जाए। ये हमारे पूरे वार्ड की नहीं, पूरी वार्ड वासियों की ये मांग है, तो मैं उनके साथ हूँ और ये होना चाहिए कि वहाँ से गंदगी हटनी चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। आपने कहा कि राजनीति में आपको 30 साल हो गए हैं, बैकग्राउंड आपने बताया कि राजनीति से है नहीं, एक किसान घर से हो आप, तो क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ा था वहाँ, मतलब एक कबड्डी के मैदान से आज यहाँ पे पार्षद की कुर्सी तक आने में? मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि मैं राजनीति कर रहा हूँ या मैं कोई एक सामान्य परिवार से आता हूँ। मैं सामान्य परिवार है, मैं एक किसान परिवार से हूँ और मेरा परिवार भी सामान्य परिवार है। मेरा भाई है, मेरे साथ हमेशा रहता है जी। और हम संयुक्त परिवार है हमारा। मेरा बच्चे हैं मेरे जी, और बेटी की शादी कर दी है, तो हम इकट्ठे रहते हैं। भाई मेरे साथ हमेशा, जगदीश प्रसाद जी उनका नाम है, तो हमेशा मेरे कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। मेरा बेटा शशांक और सत्यम और बड़ा बेटा मेरा पंकज है। तो लगातार हम सबका ये प्रयास रहता है, क्योंकि हम एक सनातनी परिवार से हैं। सभी, जब मैं कार्य क्षेत्र में काम करता हूँ तो सबको बहुत अच्छा लगता है, सब मेरा साथ देते हैं। मेरा छोटा भाई लगातार मेरे साथ रहता है, छोटा मेरा बेटा है ये भी मेरे साथ रहता है राजनीति में। तो मैं राजनीति परिवार तो नहीं, लेकिन मैं राजनीति, मुझे लगा नहीं कि मैं राजनीति में रहता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा समाज की सेवा करता आया हूँ। इसलिए मुझे राजनीति में और समाज की सेवा करने में कोई फर्क नजर नहीं आता। तो कभी और मैं राजनीति करता ही नहीं, मैं कोई नेता नहीं। मैंने पहले कहा कि मैं तो एक सेवक हूँ, जनता का सेवक हूँ, वो सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ। तो कभी आपको लगा नहीं कि मैं एक आउटसाइडर हूँ? क्योंकि इंडस्ट्री कोई भी हो, फील्ड कोई भी हो, कहीं ना कहीं जो बाहरी इंसान जब कदम रखता है तो उसे बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ जाती है। तो कभी आपको स्ट्रगल लगा? मैं आपको पहले ही बताया है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम इस देश के ही वासी हैं और हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि मैं कहीं बाहर से आया हूँ। और मैं बाहर से हूँ नहीं, मेरा क्षेत्र भी नज़दीकी क्षेत्र है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। कोई ये नहीं है कि यहाँ हरियाणा और यूपी का ये बॉर्डर है। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो देश के और समाज के लिए है जी।
मुझे सभी लोगों ने सहयोग दिया है, साथ दिया है और हमेशा देते रहते हैं। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ और सभी में अपने वार्डवासियों से फिर भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वार्डवासियों को जितना भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एक ही चीज़ चाहते थे कि जो यहाँ से पार्षद बने वो इसी क्षेत्र का रहने वाला हो। जी। वो इस क्षेत्र का रहने वाला होगा तो यहाँ विकास होगा। बाहर के क्षेत्र का जो व्यक्ति होगा वो यहाँ विकास कार्य नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने मुझे चुना। मैं उनका अपने दिल की गहराइयों से, अपने परिवार की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपने शीर्ष नेतृत्व की तरफ से मैं आप उन सबका, परिवारजनों का, अपने वार्डवासियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और मुझे 1 साल होने वाला है। कल मेरा जन्मदिन भी है, तो मैं जन्मदिन पे एक ही वार्डवासियों को ये तोहफा देना चाहता हूँ कि जो मैंने वायदे किए थे उन पे खरा उतरूँ। वो मेरे पे विश्वास जिस तरीके से किया, विश्वास रखें, मेरा साथ दें, तो जो मैंने वायदे किए वो पूरे जरूर होंगे। और यहाँ पर उनको अच्छा वातावरण मिलेगा। ग्रीन बेल्ट का जो मैंने बोला कि यहाँ पर एक ग्रीन बेल्ट भी एक बनाई जाएगी और लेजर वैली जो पार्क है उसका भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। जी पार्षद जी, 30 साल आपने बताया कि राजनीति में आपको हो गए, बैकग्राउंड भी आपने बताया कि राजनीति से है ही नहीं, किसान के बेटे हो, किसान के घर से हो, तो राजनीति में 30 साल अगर हम देखें कि कबड्डी के मैदान से आज पार्षद की कुर्सी पे हो, तो क्या कुछ स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ा था? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं पढ़ाई छोड़कर जी जब मैं फरीदाबाद आया, मथुरा से जब फरीदाबाद आया जी तो उस टाइम स्थिति भिन्न थी। कांग्रेस की सरकार थी। जी जब मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने वाले कुछ ही लोग थे। जी तो जब मुझे ये जिम्मेवारी दी गई, मेरे को वाइस प्रेसिडेंट मंडल बनाया गया भाजपा का, तो मैं युवा था। तो उस टाइम कठिन परिस्थितियां थी। भारतीय जनता पार्टी का कोई जनाधार ही नहीं था। कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा। लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व के कठिन परिश्रम से और हमने बहुत मेहनत की। सुबह का निकलना, रात को घर में घुसना, पूरे दिन लोगों से मिलना, पूरे दिन लोगों को पार्टी के बारे में बताना, इतिहास के बारे में बताना और पूरे दिन समय देना लोगों के बीच में रह करके। तो बहुत कठोर परिश्रम था उस टाइम। जी हाँ, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, कोई घर से निकल के राजी नहीं था। जी हमें सड़कों पर उतरना, धरने देना, प्रदर्शन करना, उनमें शामिल होना, दिन और रात भूखे प्यासे रहना, आंदोलनों में शामिल होना, पुलिस की लाठी खाना, ये बहुत बड़ा संघर्ष हमने किया। और उस संघर्ष के बाद पार्टी जब खड़ी हुई, जी पार्टी के हमारे यहाँ से 2 पार्षद चुने गए। उसके बाद प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 2 ही विधायक थे। जी उस टाइम कुंदनलाल भाटिया जी हमारे यहाँ से विधायक हुआ करते थे। हम उनके साथ झंडा लेके चलते थे। जब हम गलियों में जाते, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते थे, लोग हम पे हंसते थे। अच्छा। कहते थे भारतीय जनता पार्टी कौन सी पार्टी है, ये कभी नहीं आएगी। लेकिन मैंने अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमने कठिन परिश्रम किया तो हमारी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सरकार बनी, प्रदेश में भी सरकार बनी, हमारे यहाँ से सांसद भी बने, विधायक भी बने और आज हमारे सारे के सारे पार्षद भी बने और अब मेयर भी आज हमारी है। जी कभी पार्टी में आपको कोई स्ट्रगल देखने को मिला कि मेरा तो राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, कभी किसी तरह के कोई भेदभाव इस तरह का कभी कुछ महसूस हुआ आपको? ऐसा भेदभाव तो नहीं मिला, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो सारी चीज़ों को सहन करते हुए जी
सिर्फ एक मन में यही था कि राष्ट्र भाव था, ठीक है। राष्ट्र के लिए प्रेम था, समाज के लिए प्रेम था। उसी पथ पर चलते हुए ये दृढ़ संकल्प था कि मैं लोगों की सेवा करूं। बहुत कठिनाइयाँ, परेशानियां जीवन में आई। जी। इतना लंबा समय पार्टी को के साथ मैंने दिया, जो समय अपने बच्चों परिवार के लिए देना था वो समय मैंने पार्टी को दिया। मैंने कभी मुड़ के भी नहीं देखा कि क्या हो रहा है पीछे, लेकिन पार्टी ने मेरे को समझा, मेरी भावनाओं को समझा, मेरे उद्देश्य को समझा। जी। पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया और जो मैंने झेला था जी। उसका आज ये परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेरे ऊपर विश्वास जताकर आज मुझे ये काउंसलर का टिकट दिया जी। जी। और आज मैं आपके बीच पे हूँ। जी सर, एक क्वेश्चन रहेगा। कबड्डी में पटकनी देते हैं, राजनीति में, कबड्डी में आपने भी दी होगी पटकनी किसी को, तो राजनीति में किसे देना चाहते हो या सोच रहे हो देने की? हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं कि किसी को पटकनी दें जी। लेकिन हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो हमारे राष्ट्र के प्रति गलत भावना रखता है, जी। समाज के लिए गलत भावना रखता है, उसको हम जरूर पटकनी देंगे, उसको हम आगे नहीं देंगे, आने देंगे। दोस्तों, आज हमने बात की, हमने इनके पूरे जीवन पर बात की, हमने इनके स्ट्रगल पर बात की। इन्होंने अंत में ये भी बताया कि 30 साल के स्ट्रगल में इन्हें क्या कुछ फेस करना पड़ा और साथ ही जो इन्होंने स्ट्रगल किया पार्टी ने उसके बदले में जो इनका हक था वो भी दिया, और इसी के साथ जो इनका बैकग्राउंड है हमने वो भी जाना। आज की पूरी बातचीत हमारी आपको कैसी लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और फिर से मैं आशु धारीवाल आपके साथ मिलूंगी एक नए गेस्ट, नए पॉडकास्ट के साथ।